नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज की क्लास 3D मेंसुरेशन की थर्ड क्लास है। मैंने आपको क्यूब, क्यूबाइड पर, सिलेंडर पर, कोन पर, इन सभी पर सवाल कराए मैंने, बल्कि फ्रैक्टम के भी सवाल आपको हल करवाए। अभी हम लोग यहाँ पर बालूम सरफेस एरिया तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि हमें 3D पढ़ना है तो इन टॉपिक को तो हमें करना ही करना है और इसी से रिलेटेड ये 3D होता भी है। कुछ फिगर थे जो अभी छूटे हुए थे और आज मैं कोशिश करूंगा उन सभी फिगर को कवर कर दूं। और उन फिगर्स का अगर आप नाम देखें तो नाम आपको स्फीयर दिखेगा। वहां पर एक फिगर देखिए छोटा सा दिख रहा है, हेमिस्फीयर, जिसे अर्धगोला कहते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रिज्म दिख रहा है, एक पिरामिड दिख रहा है। इन सभी फिगर पर हम लोग यहाँ पर बात करने चल रहे हैं। कुछ मिसलेनियस सवाल भी करेंगे जो कि सभी फिगर से रिलेट करने वाले होंगे। तो कुल मिला के सेशन बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा उपयोगी है। 3D को लेकर के कंप्लीट प्रैक्टिस है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सभी सवालों को हल करिए और इसे अपनी तैयारियों में लाइए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने फीडबैक भी दीजिए। मुलाकात आपसे बाकी कक्षाओं में होती रहती है, लेकिन इन कक्षाओं को भी बहुत रेगुलर बिहाफ पर आप पढ़िए और करिए। मैं आपको लेके चलता हूं आज के सेशन के सवाल से पहले उस कॉन्सेप्ट पर जो आपको इस टॉपिक को, इस तरह के सवालों को हल करने से पहले जानना जरूरी है। तो पहले फिगर के रूप में हम लोग जिस फिगर को पढ़ने जा रहे हैं वो गोला है। गोला देखा जाए तो दो प्रकार से कंसिडर होता है। एक गोला जो दरअसल गोले को अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं, स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो गोले के दो रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा सॉलिड, समझ रहे हैं, एक मिलेगा सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस गोला मिलेगा, और एक मिलेगा आपको होलो। ठीक है, होलो का मतलब होता है खोखला। अगर एग्जाम्पल अगर समझना चाहें आप तो एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल होता है वो खोखला गोला है, करेक्ट है। और जो सॉलिड लेदर की बाल होती है, जो मतलब आयरन की बाल होती है, जो हैमर बाल होती है, ये सब आपके ठोस गोला जो पूरी तरह से धातु से फिल्ड होते हैं वो ठोस है। जिनमें बीच में स्पेस हैलो होता है, नैरो होता है, वो आपका खोखला है। अगर ये गोला है तो इस गोले को समझने के लिए सेंटर को समझिए। सेंटर मतलब हम गोले के बीच में हैं, यहां से इस लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी कोई ऐसी सतह नहीं होती जो जमीन पर हम रखते हों। हम लोग यहाँ पर जितनी लेंथ ऐसे कंसीडर करते हैं उतनी लेंथ ये भी होता है, मतलब कुल मिला के भी रेडियस ही है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसको, इसके वॉल्यूम को अगर आप कंसीडर करना चाहें, आयतन को, जैसे हमने क्यूब कोन का वॉल्यूम आपको पढ़ाया था, तो कोन का वॉल्यूम होता था कितना बताएं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। याद है आपको कोन का वॉल्यूम? बट उस एच को हटा करके वहां पर क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, क्योंकि हाइट भी क्या है, रेडियस ही है। जो यहाँ पर हाइट आप सोच रहे हैं दरअसल वह रेडियस ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस गोले को बनाया जब जाता है तो 4 सर्कल को सतहों में जोड़ा जाता है। 4 सर्कल इसी आधार को लेकर के, जो आधार आपको दिख रहा है, इसी आधार जो कि कहीं प्रेजेंटेबल नहीं होगा, कहीं रखा नहीं जाता है, इसके 4 सर्कल के रूप को रखा जाता है। तो इसलिए यहां पर हम 4/3 कर देते हैं। और ये आर स्क्वायर इंटू आर है, तो कुल मिला के वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये इसका वॉल्यूम होगा किसी भी गोले का, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया क्या होगा पता है, सतह का क्षेत्रफल। मैंने आपसे कहा कि 4 वृत्तों को, और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका सतह का क्षेत्रफल होता है, जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस सतह का क्षेत्रफल हुआ। अब एक सवाल बनता है हमारे मन में कि अगर हम इस गोले को ऐसे 20 से काट दें, करेक्ट है, ऐसे 20 से ऐसे काट दें तो क्या बनता है, अर्धगोला बनता है, जिसे अंग्रेजी में हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब ये आपका अर्धगोला है, ये ध्यान से देखिएगा, समझ रहे, ये सेंटर है, ये रेडियस है इसकी। कटोरा जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, या कभी आपने तबला देखा है, तो बेसिकली तबला तो होलो होता है। हम ठोस की बात करें, लकड़ी का तना, जैसे पेड़ का कोई तना ऐसे काट कर शेप बना दो, उसी तरह सरफेस ऊपर जनरेट हो जाता है। देखो जब इसके वॉल्यूम की बात आएगी, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो भाई आधा होगा, तो आधा अगर 4 का आधा करेंगे 2 होगा, मतलब हम 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे, करेक्ट है, पाई आर क्यूब हो गया। लेकिन अगर इसके सरफेस एरिया की बात होती है तो सरफेस एरिया देखिए हम 2 प्रकार से इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक तो नीचे 2 वृत्त हैं जिनको आप CSA के रूप में पढ़ सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर SA पढ़िए और वो भी TSA के रूप में, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो ये जो सेक्शन जब बटता है, ये वाला हिस्सा जहां बैठ सकते हैं, वह भी एक सेक्शन इंक्लूड करते हैं। दरअसल लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी एक प्रॉपर होल स्फीयर को ले रहे हैं और उसका सरफेस एरिया अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमिस्फीयर अर्थात अर्धगोले का जो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है। नहीं, जबकि एक सरफेस और इंक्लूड हो जाता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया हमेशा 3 पाई आर स्क्वायर होता है। किसका? एक हेमिस्फीयर अर्थात अर्धगोले का। मैं खोखले के बारे में भी सवालों में डिस्कस करते रहूंगा,
वो भी स्पष्ट कर दूंगा। इसी में खोखला बन सकता है, बस उसमें क्या होता है कि अंदर अगर हमें है तो आंतरिक सतह को टच करेंगे तो स्मॉल रेडियस होती है, और बाह्य सतह को टच करेंगे तो कैपिटल आर होता है। बाकी बहुत फर्क नहीं होता, जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सवालों की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और पाई का मान आपको 3.14 यूज करना है। मैं आपको बता दूं, जब गोले की बात आएगी तो गोले में ही, गोले को जो सरफेस एरिया होती है दरअसल, उसको आप वक्र बोलिए संपूर्ण बोलिए, बात एक ही होती है, क्योंकि कोई आधार तो होता नहीं है। तो इसलिए अगर हमने यहाँ पर केवल गोला लिखा है तो जो सरफेस एरिया CSA कह रहा है वो भी आपका 4 पाई RE स्क्वायर ही होगा। अब 4 लिख ही दीजिए, पाई की जगह 3.14 कर दीजिए, आर की जगह आपको इसने कहा है 25 कर दीजिए, तो 25 का वर्ग करिए तो 25 गुणे 25 होगा। 25 गुणे 25 कितना होता है? 625 होता है, सबको पता है। गुणे आप एक बार 4 कर लो, फिर इसके बाद 3.14 कर दीजिएगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10 होता है, 4 छंगे 24, 24 एक 2500 हो गया। गुणे 3.14 कर दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो ऐसे बढ़ा लीजिए, 2500 के 100 होता है, कैरी 10 हो गया। 25 एक के 25, 10 35 की 5 हासिल 3 हुआ, 25 या 75, 3 कितना होता है 78। दो स्थानों पर दशमलव लग जाएगा, 7850 आएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। ये इसका वही अगर हमसे, जैसे मैं आपको फिर बता दूं, अगर हमसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछता तब भी हम यही लगाते, क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ को कैटेगराइज करना बहुत टफ होता है, और क्योंकि इसकी कोई सतह तो होती नहीं है, ऐसे छोटा सा ऐसे ना पार्ट होता है, कोई जैसे कहते हैं ना लोटा होता बिना पेदी, पेदी मतलब नहीं है तो लुढ़कता रहता है, वही है, गेंद लुढ़कती रहती है, क्योंकि उसका कोई सतह तो होता नहीं है। अगर सतह हो तो रुक जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग? यस। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाया जाता है और इसे पुनः प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में ढाला जाता है। इस प्रकार से जो छोटे गोले बनते हैं उनकी संख्या पूछ रहा है कि अर्थात कितने गोले हम बना सकते हैं। आपको एक बात समझा दूं कि अगर कोई धातु की वस्तु है, उसको पिघलाकर, पीटकर, गलाकर अगर हम नए शेप में ला रहे हैं, मतलब छोटा बना रहे हैं या किसी दूसरी आकृति में ला रहे हैं, तो दोनों के बालू हमेशा इक्वल होंगे। आपके पास एक देखिए गोला है और इसकी जो रेडियस है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, यहाँ पर समझिएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इसको हमने पीटा, गलाया, गलाकर छोटे छोटे गोले इसके बनाए। जो छोटे छोटे गोले बने उनकी रेडियस देखिए कितना बनकर आ रही है, 2-2 सेंटीमीटर की बनकर आ रही है। इसका जो बालूम होगा, इनके प्रत्येक के बालूम के मल्टीप्लिकेशन, मतलब कितने टोटल नंबर आप गोले बनेंगे उन सभी के बालूम के बराबर होना चाहिए। इसका बालूम हो जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह लिखा जाएगा 5 का होल क्यूब, और इसका क्या होगा 4/3 पाई लिखा जाएगा और 2 का होल क्यूब करिए, लेकिन गोलों की संख्या यन के लिए छोटी छोटी गोलियां बन गई, कंचे बन गए, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं। 4/3 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो खत्म ही हो जाएगा। ये आपका 125 होगा, ठीक है, 125 होगा, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो हमने लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था, उसको पिघलाया, पुनः प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों में ढाला गया। इस प्रकार कितने गोले टोटल बनाए जा सकते हैं? अब 8 देखिए यहाँ पर प्रॉपर तो काट नहीं सकता है, लेकिन जितना बार जाता है उतना करिए। 16 128 होता है, 15 120 होता है, तो मतलब अगर गोलों की संख्या हम बनाए तो यहाँ पर 15 तो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 125 को मैंने क्या किया, 125 को मैंने यहाँ पर 8 से भाग किया तो 15 बार गया, और 5 यहाँ पर बच जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि दरअसल यहाँ पर ये बना नहीं पाएगा, ये गोला भी नहीं बना पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 15 टोटल हम बना सकते हैं। और 16 मतलब बन जाता, लेकिन 16 8 128 अगर होता तो बिल्कुल बन जाता, क्योंकि 5 5 25, 5 125, 2 दूना 4 दूना 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए गोलों की संख्या केवल 15 पॉसिबल हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने अवेलेबल है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लोहे के गोले को पिघलाकर, उसी तरह का सवाल है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले, अब एकदम सेम उसी टाइप से कर रहा हूं, 4/3 देखिए पाई यहाँ पे सेट हो जाएगा, 8 का क्यूब कर दिया, करेक्ट है। यहाँ पर मैंने लिखा 4/3 गुणे पाई, गुणे 2 का क्यूब कर दिया, और गुणे हमने यन कर दिया, क्योंकि गोलों की संख्या भाई हम इसको तभी बराबर कर पाएंगे जब इसमें हम और ज्यादा चीजें और ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। इन दोनों को खत्म करिए, 8 का क्यूब जो होता है 512 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 से इसको भाग करिए, यन का मान आएगा 8 छंगे 48 और 8 चौके 32, कुल 64 गोलियां टोटल बनेंगी या गोले बनेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। देखिए इसमें कट गया डायरेक्टली, तो हम बता सकते हैं पूरा कंज्यूम हो गया ना, पूरा मटेरियल, पूरी धातु हमने यूज कर ली। पिछले में नहीं कर पाए थे क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता, तो जो बचा हिस्सा रहेगा उसको फेंक देंगे, वो वेस्ट की तरह चला जाएगा, लेकिन यहाँ कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ सबका सब उपयोग में आ जा रहा है।
6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इस नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 2 का व्यास 3 और 4, तो तीसरी गेंद का व्यास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा वैरायटी इसमें बदल दी गई है। देखिए अपने पास एक गोला था पहले, जिसका व्यास बताओ कितना था, 6 सेंटीमीटर था। व्यास क्या, रेडियस, व्यास है, व्यास आप सबको पता है डबल आप रेडियस होती है, तो रेडियस को हमको कितना लेना पड़ेगा, 3, करेक्ट है, 3 लेना पड़ेगा। इसको पिघलाकर 2 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, जिसमें जो पहला होता है ना उसका व्यास कितना है, देखिए यहाँ पर 3 बनाए जाते हैं। जो पहला होता है भैया, पहले का व्यास कितना है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे समझ में आएगा। पहले का व्यास अगर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 अर्थात 1.5 हो जाएगा, या 3/2 ही लिख दीजिएगा। दूसरा देखिए हमारे पास एक और रहेगा, उसका व्यास अगर 4 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताएं, इसकी रेडियस 2 हो जाएगी। तीसरा एक और गोला है जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताएं, तीसरा गोला ए है जिसकी रेडियस आर हो जाएगी। अब हमको यही समझना है कि इस गोले का जो आयतन होगा इन सभी गोलों के आयतनों के जोड़ के बराबर होगा। तो हमने 4/3 लिखा, पाई लिखा, आर की जगह पर 3 का होल क्यूब कर दिया, बराबर यहाँ भी 4/3 है, पाई है, और यहाँ पर आप 1.5 का होल क्यूब कर सकते हैं या 3/2 का होल क्यूब कर सकते हैं, करेक्ट है। प्लस यहाँ पर भी 4/3 है, पाई है, और यहाँ पर आप 2 का होल क्यूब कर सकते हैं। व्यास जानते हैं आप लोग रेडियस का डबल होता है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। और यहाँ बेसिकली गेंद का व्यास पूछा, ध्यान रखिएगा, रेडियस निकलेगा तो डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। 4/3 पाई, और यहाँ पर हमने आर का क्यूब कर दिया। एक चीज आप दिख रहा है, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4, ये खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 3 3 9 27 हो गया। इधर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 27/8 हो गया, समझ रहे हैं ना, 3 का क्यूब बटा 8 हो गया प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पर r का क्यूब हो जाएगा। अब r का मान हम अपने को निकालना है तो थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा और इधर ले जाकर के इसको पूरा सॉल्व करना होगा। आइए मैं सोल्यूशन आपको समझा देता हूँ कैसे किया जाएगा। ये 27/8 प्लस 8 है, मतलब मैंने ऐसे लिखा 27/8 प्लस 8, ठीक है, बटे 1, तो 8 8 64 हो गया, 64 प्लस 27/8 हो गया। 7 4 11 होता है, 6 2 8 1 9 होता है, बटे आप 8 कर दीजिए, करेक्ट है। तो यहाँ पर 27/8 प्लस 8, 8 8 64, 64 प्लस 27, 7 4 11, 6 2 8, 91/8 हो गया। तो मैं लिखूंगा 27 माइनस 91/8 बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर क्यूब। दरअसल इन दोनों को जोड़ करके मैंने उधर ले जा करके घटा दिया, करेक्ट है। तो 8 से इसको जोड़िए, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 5 21, 216 माइनस 91 बटे आपका 8 है, बराबर आपका आर क्यूब है, करेक्ट है। घटा दीजिए, देखिए 6 में से 1 5 होता है भैया, 11 में से 9 2 होता है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं ये आपका 125/8 हो गया, बराबर ये आर का क्यूब है। तो आर का मान आप समझ गए होंगे, घनमूल निकलेगा 125/8 का घनमूल करिए, तो 125 का घनमूल 5 होगा और इसका 2 होगा। ये तो रेडियस हो गई, ठीक है। ये रेडियस कितनी आ गई बताएं, 5/2 आ गई। बट अपने को डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर डबल आप रेडियस होता है, 2 गुणे 5/2 खत्म होकर के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल का सही उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपके सामने। आशा करता हूं समझ में आया होगा ना। आगे चलता हूं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, फिर से 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती हैं। इनमें से अब इसको तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तीसरी गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, एकदम सवाल उसी तरह से है, लेकिन उसमें हमें रेडियस तक ही नहीं सीमित रखना है अपने आप को। हमें क्या करना है, उसको रेडियस से ले जाकर के फिर से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 4πr² करना है। तब जाकर के अगर आप कहो तो मैं ट्राई कर देता हूं। हालांकि देखिए अगर आपने पीछे के प्रोसेस को समझा है तो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिख दें 3 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर जो दोनों गेंदें 3 गेंदें पिघलाई गई है उसमें 2 गेंदों की त्रिज्या अगर दो पहले की 2 है तो हम 2 का क्यूब कर दें, दूसरे की त्रिज्या 1.5 है तो 3/2 वही आपके पास जो अपने पास 3 कितना है 1.5, 3/2 ही होता है। तो चाहे 1.5 लिखिए चाहे 3/2 करिए, 3/2 का होल क्यूब होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आर क्यूब कर दीजिए, इस रेडियस को निकालना है और ये जो तीसरी वाली गेंद रहेगी उसकी रेडियस है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी पीछे यही सेम मेरे ख्याल से किया था हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर सेम वही था। तो अगर हम लोगों ने हल किया था तो इसका मान कितना आया था बताइए, आर की वैल्यू अपनी 5/2 आई थी, यही आई थी ना, यही तो सेम आंकड़ा था।
वहां पर भी पीछे वाले सवाल में। तो आर का मान अगर 5/2 था तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA पूछ रहा है। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि CSA बोले TSA बोले बात एक ही होती है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर मतलब कितना है, 5/2 का होल स्क्वायर होता है। पाई का उपयोग किया नहीं, ऐसे डायरेक्टली किया है, वैल्यू रखा नहीं है, तो हमको भी यही करना है। 4 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, गुणे 25/4 होगा। 4 4 से खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 25 पाई हो जाएगी। 25 पाई देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही टोटल CSA होगा। इस गेंद का जो तीसरी गेंद थी, जिसको जोड़ने से मतलब प्रत्येक में इसके बराबर हो जाता है। तो 25 पाई सी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आप उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अर्धगोले की बात वही है जो मैंने पीछे से आपको बताया है। इसका फार्मूला भी मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दिया है। इसकी रेडियस अगर ये है, एक कटोरे की तरह ऐसे होता है, जैसे अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये पूरा का पूरा अर्धगोला है। ये ऊपर की तरफ से भी डेवलप हो सकता है, नीचे की तरफ से भी हो सकता है। जैसे गेंद को काट दीजिए 2 हिस्सों में तो अर्धगोला जनरेट होता है, कटोरा जैसे बनता है, या पूरा अगर सरफेस कवर हो। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर हमसे पूछेगा तो 2/3 आधा हो जाता है, पाई आर क्यूब होगा। सरफेस एरिया में दोनों सरफेस एरिया की बात कर सकता है। CSA जब आपसे पूछेगा तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर करिएगा, और जब TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर करिएगा। आप समझ गए किसको हमने यूज किया है। तो अगर ये 2 फार्मूले आपके एकदम क्लियर है तो इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया है और पाई का मान दिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो रेडियस अगर r है, इसका मान कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 लिखिए, पाई की जगह पर 3.14 लिखिए, और r की जगह आप 30 × 30 कर दीजिए। भाई 3 पाई आर स्क्वायर है ना, 30 × 30 करिए। 30 × 90 900 × 2700 हो गया, 2700 कर दिया, गुणे हमने 3.14 कर दिया। करेक्ट है। अब आपको पता है 2 जीरो ऐसे बढ़ जाएगा ना। ऑप्शन से देखिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 27 चौके कितना होता है बताइए, 27 दूना 54, या 27 से 4 54 54 108, 27 चौके 108 होता है। 108 के हासिल 10 हो गया, 27 1 के 27, 10 37 के साथ हासिल 3 हो गया। 27 3 27 दूना 54, 27 3 81 होता है। 81 में अगर हम लोग यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं तो 81 3 कितना होता है, 84। 0.2 स्थानों पर अगर लगेगा तो 8 4 7 8, 8 4 7 8 यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका टोटल सरफेस एरिया जनरेट होगा, जो आप लोग अर्धगोले का देख पा रहे हैं यहाँ पर 27वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ना। चलिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अभी डिस्कस किया था, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र मतलब CSA, और अर्धगोले का CSA कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू अपने को 18 पाई दे रखा है। अर्धगोले का आयतन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन अपने से पूछ रहा है। अभी अर्धगोले के आयतन को लेकर के मैंने बताया था 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए, पाई को पाई से खत्म कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 हो गया। तो आर स्क्वायर का मान अगर 9 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, वर्गमूल कर दीजिए, 3 हो गया। अब इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, लिखूंगा 2/3 पाई लिखिए, आर की जगह पर 3 का होल क्यूब करिए। ठीक है, 3 का होल क्यूब, 3 3 9 27, या एक पावर इसको खत्म करिए, 3 की पावर 2, 9 दूना कितना हो गया, 18 पाई। 18 पाई लिखी, देखिए 18 है कंफ्यूज करने के लिए, बट आंसर में हमको क्या लगाना है, 18 पाई, क्योंकि पाई को बिना वैल्यू के डायरेक्टली यूज किया है सवाल ने, तो हमें पाई को यूज करना पड़ेगा ऑप्शंस में भी, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, कुछ सवाल हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, लेकिन इस मिसलेनियस टाइप पर आने से पहले, या पहले मिसलेनियस के कुछ सवाल मैं करवा देता हूं, 2-3 सवाल कम से कम, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिज्म एंड पिरामिड का उपयोग आपको समझाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर, ध्यान से देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को, गोला मतलब वही है स्फीयर, पीटा जाता है। मैंने आपको बताया, पीट करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास कि एक तार में खींचा जाता है। तार का मतलब बेलन, सिलेंडर जिसको कहते हैं। तार की लंबाई अर्थात बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है। देखिए ऐसे रहा होगा, ये आपके पास गोला था, इस गोले की रेडियस बताओ कितना था, इस गोले की रेडियस 3 सेंटीमीटर थी। इसको पीट करके एक तार बनाया, देखिए ऐसे तार बना होगा। अब इतना मोटा तो तार मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन तार मान लीजिए ये बेलनाकार है। ये लेंथ आपसे पूछ रहा है, इसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना दिखा, 0.2 सेंटीमीटर। ये भी अच्छी बात है, सेंटीमीटर ही है। मैंने आपको पीछे भी समझाया और अभी ये भी कहूंगा, अगर कोई धातु की वस्तु को पीट कर, गलाकर, ठोक कर, जो भी समझिए, आप इसको नए शेप में डाल रहे हैं तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए। B1 बराबर B2 होगा, याद रखिएगा इस चीज का, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। 4/3 पाई, आर की जगह पर लिखिए 3 का होल क्यूब बराबर
पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.2 है, 0.2 का होल स्क्वायर इंटू एच मतलब यही लेंथ जो आपको ये पता करनी है। आप एच ही लिखिए, फार्मूले की तरह सोचिएगा। बाकी एच का मतलब वही तार की लंबाई, ठीक है। और यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर व्यास देखो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता। 0.2 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं। अब 0.2 सेंटीमीटर जो है वो व्यास है, तो रेडियस क्या होगा पता है, 0.1 होगा। रेडियस क्या होगा, 0.1 होगा, तो यहाँ पर 0.1 लिखिएगा, नहीं तो अभी सब खत्म हो जाता बेकार, ठीक है। पाई का पाई से कैंसिलेशन हो रहा है, 3 से एक पावर खत्म होगा, 2 होगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब 36 बराबर पॉइंट कितना होगा, 0.1 गुणे आप एच कर दो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एच मतलब यही हाइट मतलब लेंथ, एच बराबर 36 बटे 0.01 कर दीजिए, दशमलव हटाएं 2 जीरो बढ़ गया 3600। अब 3600 सेंटीमीटर है, 3600 क्या है, सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है। तो 100 से इसको भाग करिए, ये 3600 बटे कितना होगा 100, और 100 जीरो जीरो खत्म हो गया है, 36 मीटर हो जाएगी तार की लंबाई। जिस तार में वह कन्वर्ट होगा वह गोला जो तांबे का था, उसको तार की जो लेंथ आएगी वो 36 मीटर आएगी, क्योंकि उसका व्यास देखिए बहुत छोटा है, बहुत पतला है, ठीक है। तो रेडियस उस हिसाब से होगी और उस हिसाब से तार की लेंथ आपको प्राप्त हो जाएगी। अगले सवाल पर आइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला फिर पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास, बढ़िया है सवाल, देखिए फिर से एक गोला है अपने पास, तो यहाँ पर भी उसी टाइप का सवाल बन रहा है। देखिए ऐसे ऐसे अपना गोला था जिसकी रेडियस यहाँ दे रखा है 10। अब इससे हमको पिघला करके एक एक शंकु बनाना है। देखिए शंकु बना दिया, शंकु का सेंटर है, शंकु की रेडियस है, पिघलाया और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, अच्छा जिसकी ऊंचाई कितनी है बताएं, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया। शंकु का व्यास, रेडियस निकल जाएगा तो व्यास डायमीटर होता है, डबल कर देंगे तो आ जाएगा। हम क्या करें बताइए, गोले की बात करें तो लिखें 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 10, बहुत ध्यान से समझना है, यूनिट को ध्यान देना है और जो वैल्यू दिया है उसको ध्यान देना है। वो भी सेंटीमीटर है तो टेंशन की बात नहीं, व्यास पूछा याद रखिएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा। बराबर इसका मालूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर अपने को नहीं पता जानकारी है, गुणे 10 कर दीजिए। इतनी बातें अपने को अपडेट थी। अब आर का मान हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, पाई को पाई से काटा, 3 को 3 से काटा। 10 क्या करेगा, इसकी एक पावर को खत्म कर देगा, 10 की पावर 2 100 होता है, 100 गुणे 4 है, 400 कर दिया। 400 बराबर आर स्क्वायर होगा तो आर बराबर वर्गमूल करने पर 20 आएगा, लेकिन ये रेडियस है, तो रेडियस अगर 20 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, तो 2 गुणे आप 20 कर दें तो 20 दूना कितना होता है बताएं, 40 सेंटीमीटर। 40 देखिए सी ऑप्शन है, इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ रही बातें। इसी प्रकार से देखिए दो गोले हैं, दो गोले हैं, एक नहीं है, दो गोले जिनका व्यास भी 10 मीटर है। व्यास को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान है। एक ऐसे शंकु को निर्माण किया गया जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या समान है। शंकु की ऊंचाई अपने से पूछ रहा है, चाहे ऊंचाई पूछ ले चाहे त्रिज्या पूछ ले। अब गोला एक नहीं दो है, तो फिलहाल हम लिखेंगे 2, गोले क्या लिखेंगे बोलो, 4/3। अब हम फिगर बना के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम आप समझ गए होंगे आप लोग ना, या कहो तो लिख करके दिखा दें, जैसे अगर हम ऐसे बना दें नहीं तो आपको क्लियरिटी ना हो। देखिए दोनों शंकुओं की सेम मेजरमेंट है और दोनों का व्यास 10 मीटर है, तो दोनों की रेडियस 5 ही होगी, करेक्ट है। चाहे इसकी बात करिए चाहे इसकी बात करिए, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। दोनों को पिघलाया गया, पिघलाकर एक ऐसे शंकु का निर्माण किया गया जिस शंकु की बात अगर करो, देखो जितनी इसकी रेडियस है, इसने लिखा है जो शंकु की ऊंचाई आधार के त्रिज्या के समान, ये आर है तो भी आर ही है, दोनों आर ही हैं। तो मुझे यहाँ पर ऊंचाई बतानी है, तो जो रेडियस निकल जाएगा तो वही ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ लिखिए 4/3 पाई 5 का होल क्यूब, ठीक है, 5 का होल क्यूब। अब इसको क्या करिए, आपको 2 बार लिखना है, जोड़ने के लिए तो आप 2 से सीधा गुणा कर दीजिए, भाई 2 बार है ना, इसका और इसका, तो डबल कर दिया। यहाँ पर गए हम 1/3 पाई और ये आर का क्यूब होगा क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पर आपके सामने आर ही रहेगा, करेक्ट है। देखिए 3 एक खत्म, इससे पाई से खत्म, यहाँ पर जो 3 यहाँ पर आर का क्यूब है, करेक्ट है। ये 8 गुणे 125 है, 8 गुणे 125 है बराबर आर का क्यूब है। तो आर का मान हो जाएगा, घनमूल करेंगे इसका तो 8 का घनमूल 2 होगा, 25 का 5, 125 का 5 होगा। तो आर का मान तो 10 हो गया, रेडियस आ गई 10, रेडियस अगर 10 है तो यही तो हाइट है, यही तो ऊंचाई है। 10 मीटर या सेंटीमीटर है, मीटर है, यही इसकी ऊंचाई होगी जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रहा है राइट सोल्यूशन के तौर पर। सब लोग समझते चलिएगा, बताते चलिएगा, कंफर्म भी करते चलिएगा, कहीं अगर दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा।
किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या, बेलनाकार छड़ है, आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। छड़ को पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया जाता है जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई हमको बतानी है, क्या हो जाएगी। एक बेलनाकार छड़ है, देखिए बेलनाकार छड़ है, ऐसे है बेसिकली, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, रॉड है बेसिकली, आप ऐसे कहिए। देखिए क्या क्या जानकारी है इसमें। छड़ के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 50 है, ठीक है। छड़ को पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया गया। एक ठोस गेंदें हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 ठोस गेंदें हैं और इनकी संख्या गुणे 6 कर दीजिए, बस एक गेंद नहीं है, 6 गेंद हैं जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। जो यहाँ रेडियस 50 था, यह भी रेडियस 50 है, ये देखिए साफ साफ लिखा है। मतलब अगर इसने लिखा है साफ साफ कि जिसकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है, छड़ की लंबाई अर्थात ये हाइट हमसे पूछ रहा है। भाई ये तो पता है कि जब पिघलाएंगे तो उतना ही मालूम प्राप्त होगा। आइए ट्राई करते हैं, हम लोग समझते हैं। इस बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब 50 का वर्ग, गुणे आप यच कर दो और यच ही निकालना है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब यहाँ पर 50 का होल क्यूब कर दीजिए, गुणे लेकिन कितनी गेंदें थी, 6 गेंदें थी, 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, पाई को पाई से खत्म कर दिया, 50 का वर्ग इसको खत्म करेगा तो केवल 50 बचेगा, 3 इसको खत्म करेगा, 3 दूना 6 होगा, 4 दूना कितना आएगा 8, 8 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, 8 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए एच का मान हो गया, देखिए 50 दूना 100, 100 चौके 400, 400 आपका सेंटीमीटर आया, 400 क्या है, सेंटीमीटर आया। सवाल में हमको उत्तर कहा है कि देने के लिए मीटर में, तो मीटर का मतलब क्या होता है बताइए, हमसे छड़ की लंबाई पूछ रहा है। अब मीटर का मतलब क्या हो गया कि आप सेंटीमीटर को जब 100 से भाग करते हैं तो जाकर के वह मीटर में कन्वर्ट होता है, या जो छड़ की लंबाई होगी वो 4 मीटर हो जाएगी, जो आपसे नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। सही है बातें। तो इस प्रकार से इन सवालों पर फोकस बनाइए, समझ में आएगी चीजें, और कहीं डाउट हो तो प्लीज लिखते चलिए, कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आपको और सवालों की तरफ ले जाता हूं। देखिए हाँ, इसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा, एक लास्ट सवाल यहाँ पर ही रहेगा इस तरह का मिसलेनियस, फिर उसके बाद फ्रिजमैन पिरामिड का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, एकदम क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी, समझ रहे हैं। आइए थोड़ा समझिएगा। क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के एक खोखले गोले को 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई, मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, हालांकि मैं करता हूं। 6 सेंटीमीटर और 4 और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी, मतलब एक खोखला गोला है। खोखला गोला मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जानकारी आप रखिए, ऐसे समझ में आ जाए जिससे। ये देखिए जैसे गोला है, ये गोला है, ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे आपकी फुटबॉल मैंने बोला वो खोखला गोला है, ऐसे बना दिया। अब अगर खोखला गोला डेवलप हुआ है तो इसकी 2 रेडियस होंगी ना, क्योंकि इसमें जो धातु होती है ना वो बाउंड्री पर ही लगी होती है। जैसे आप सेंटर पर हैं एकदम अंदर, तो आप इस रेडियस को देखो और इस रेडियस को देखो, तो यहाँ एक रेडियस 4 है, व्यास है बेसिकली, एक रेडियस 2 होगी, तो एक रेडियस आपकी 3 होगी। बोलिए क्यों, क्योंकि ये दोनों व्यास थे, 4 और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास थे, तो रेडियस तो 2 और 3 ही होगा। और कह रहा है कि इसको पिघलाओ, पिघलाकर गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले शंकु में पिघलाया जाता है, शंकु में बनाया जाता है। ऐसा शंकु बनाया गया इनको पिघला करके जिसका जो व्यास है आप देख लीजिए 8 सेंटीमीटर का आधार व्यास है, तो 8 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 4 होगी। हमसे शंकु की हाइट पूछ रहा है, दोनों के बालूम सेम होंगे, लेकिन उसके खोखले बेलन के बालूम को समझिएगा। खोखले बेलन का बालूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमें केवल वो जो बाउंड्री पर जो जिससे दीवारें बनी हुई हैं धातु, उसी को तो यूज करना है। यस, इसका बालूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर। अब देखो थोड़ा मैं यहाँ आर लिखूंगा तो आपको अजीब लगेगा, आर का मतलब यहाँ 4 का वर्ग होगा, गुणे एच कर दीजिए, एच ही फाइंड करना है अपने को। यहाँ पर क्या स्थिति है भाई, हम फार्मूले की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या वैल्यू है, पहले का 3 का क्यूब कर दीजिए माइनस 2 का क्यूब कर दीजिए, सही है ना। यस, 3 को 3 से खत्म कर दीजिए, पाई को पाई से खत्म कर दीजिए, 4 रहेगा, ये 27 माइनस 8 होगा, ठीक है। 27 माइनस क्या होगा, 8 होगा तो 19 हो जाएगा, 19 8 27 होता है, 27 माइनस 8 19 हो गया। बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 4 का वर्ग गुणे एच कर दीजिए, लिख दिया, 4 एक पावर खत्म कर देगा। एच का मान कितना आ गया, एच का मान आपका आ गया है 19/4,
19/4 है, 4 चौके 16 है, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4.75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई होगी जो हमारी शंकु का निर्माण हुआ है इसकी मदद से, इनकी चद्दर की मदद से, जिस चद्दर से इसका निर्माण किया गया था उसकी मदद से, जिस शंकु को आपने बनाया था उसके हमारे पास कैलकुलेशंस में उसकी हाइट बनकर आ रही है 4.75। देखिए अब आगे के सवाल, दो अलग अलग फिगर जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म जो होता है उसको लेकर के एकदम डाउट में मत रहिए, बहुत कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। आपको जैसे बता दूं कि एक आपने सुना है क्यूब, क्यूब पढ़ा ना आपने, क्यूब जिसको घन कहते हैं, ऐसे पढ़ते थे। और मैं जब मालूम आपको पढ़ाया हूं किसी भी चीज का, तो मैंने आपसे कहा कि अगर सेम शेप की तरफ चलता है, शेप मतलब जो एक स्ट्रक्चर शेप बनता है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई जो आधार है वही छत है, बाकी 6 और सरफेसेस हैं। तो अगर हम इसका वॉल्यूम आपसे कहेंगे तो आप कहोगे कि इसका वॉल्यूम होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे बताइए क्या, ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इसका भुजा मतलब वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a वर्ग हो गया, गुणे a कर दीजिए, तो वॉल्यूम जो होगा वो आपका a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब यूनिट का क्यूब, a आपका वॉल्यूम हो गया किसका बताइए, एक घन का। प्रिज्म भी कुछ ऐसा ही होता है, प्रिज्म को लेकर के अलग थॉट मत सोचिए, प्रिज्म लेकिन ए है, उसके जो आधार होते हैं ध्यान रखिएगा, आधार जो होंगे वो आपके कभी त्रिभुज होंगे, ठीक है, कभी त्रिभुज होंगे, कभी वर्ग होंगे, आयत भी हो सकते हैं, आयत होंगे, ठीक है, कभी पेंटागन पंचभुज होंगे, पंचभुज होंगे, कभी हेक्सागन खटभुज होंगे। इस प्रकार से इनके अलग अलग प्रकार के आधार होते हैं। जैसा आधार होगा उसी प्रकार का प्रिज्म निर्माण में आएगा, समझ रहे, जैसा आधार होगा उसी प्रकार के प्रिज्म का निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म लिया बनेगा कैसे समझिएगा और क्या कर सकते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज है, और त्रिभुज भी क्या हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, समकोणी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने समबाहु लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब हम इसका निर्माण करें, देखो ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, ये देखिए क्रिएट किया, ये बन गया भाई प्रिज्म, समझ रहे हैं। अब इस प्रिज्म में दो चीजें हैं, क्या क्या है उसको सुनिएगा। आपको दिख रहा होगा इसमें दो त्रिभुज, एक त्रिभुज देखिए मैं कलर अलग कर दूंगा, देखो समझ में आ जाएगा, ये त्रिभुज बना, एक और आपका दूसरा कलर में ब्लैक से कर दे रहा हूं, ये वाला त्रिभुज बना। तो मतलब इनकी जो सतहें होती हैं, सतहों में जो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, या इधर का हिस्सा उधर का हिस्सा, दो तो त्रिभुज हो गए। और जितनी भुजाएं हैं भाई, ट्रायंगुलर प्रिज्म है मतलब त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है बोलिए। जैसे इनके अगर हम सतह की बात करें तो सतह क्या बनेगा, सतह में दो तो त्रिभुज बने, दो त्रिभुज बने, हमेशा होगा। किसी भी ऐसे प्रिज्म की निर्माण की बात करेंगे तो जिस प्रकार का प्रिज्म बनेगा अगर त्रिभुजाकार है तो उतनी ही दो सतह होंगी, एक फर्श होगी एक छत होगी, बाकी जितनी भुजाएं होंगी उतने आयत बनेंगे। कितनी भुजाएं हैं बताइए, यहाँ पर 3 है तो 3 आयत बनेंगे, 3 आयत, इनकी सतह कुल इतनी बनेगी, 2 त्रिभुज और 3 आयत। अब आप देख लीजिए, जैसे हम ऐसे कह देना, मैं आपको बताऊं, जैसे आप अगर जहां पे वहीं थोड़ा नीचे देखिए और ऐसे एक त्रिभुज सोचिए, सोच लिया, ठीक। अब क्या करिए, उसकी दीवालों को सीधा उठा दीजिए, पहली दीवार को उठा दिया, दूसरी दीवार को उठा दिया, तीसरी दीवार, जो दीवारें आपने उठाई हैं वो बेसिकली आयत हैं। जैसा फर्श था वैसे ही छत ऊपर प्लॉट कर दिया, बन गया। तो एक त्रिभुज नीचे, दो दूसरा त्रिभुज ऊपर, एक दीवार आयत, दूसरी दीवार आयत, तीसरी दीवार आयत, तो कुल 3 दीवारें आयत के रूप में आई। अब हमसे कोई पूछेगा इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, हम कहेंगे यार कोई दिक्कत थोड़ी है, आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल जो होगा उसको गुणे ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। ऊंचाई कहाँ है आप समझ गए होंगे, ऊंचाई जो लेंथ होगी ना, जैसे कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से मिलाने वाली जो लेंथ है, यही तो ऊंचाई है, यही तो ऊंचाई है। जैसे अगर आप इसको सोचे, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, दोनों के बेसिस को मिलाने वाली जो लेंथ है वही तो हाइट है, समझ, जो दीवारें उठ रही वही तो हाइट है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो गया, ये त्रिभुजाकार हो गया। ऐसे ही आयताकार हो सकता है, वर्गाकार, खटभुज के आकार का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए जिस त्रिभुज को आपने लिया है, थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल समझिएगा तो बहुत क्लियर होगा। जिस त्रिभुज को लिया है, अगर सपोज करिए वह त्रिभुज ABC जो था वह एक समबाहु त्रिभुज था, कैसा था, समबाहु था। मान लीजिए इसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर थी,
और ये जो ऊंचाई बनकर आई है, सपोज करिए 10 सेंटीमीटर बनकर आई है, मतलब उसकी सतहों को मिलाने के लिए। अब हमसे अगर आयतन पूछेगा तो हम कहेंगे आधार का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को आता है √3/4 ए वर्ग होता है, यही होता है ना, यस, गुणे ऊंचाई कितना है बताएं, 10 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 4 से क्या करेगा, देखिए 8 8 64, 16 चौके 16 हो गया, 16 दहम में 160, 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आयतन। अब अगर हमसे ये पूछ लेता कि इसका सतह का क्षेत्रफल क्या है, सतह का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे बताओ भाई, प्रत्येक भुजाओं को हमने लंबाई मान लिया और जो हाइट गई है वो चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 3 तो आयत के क्षेत्रफल आएंगे, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल आएंगे, तो अपने आप से हम लोग क्षेत्रफलों को जोड़ सकते हैं आधा। अब यही चीज आपको जैसे ट्रायंगुलर मिला, ऐसे हमने इसको देखिए वर्गाकार तो हमने बना ही रखा है, ये वर्गाकार प्रिज्म है, वर्गाकार सतह की प्रिज्म है, ठीक है, सतह की प्रिज्म है, एकदम आराम से सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ऐसे और प्रिज्म हम सोच सकते हैं, जैसे पेंटागन एक बना दिया, देखो ध्यान से, अगर ये पेंटागन है, ये पेंटागन है, 5 भुजाएं ना, 3 2 5, 5 भुजाएं हैं, हम एक बना रहे हैं, आप देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये देखिए प्रिज्म बन रहा है, बन गया, प्रिज्म बन गया ना। इसमें आप सोचो तो यहां पर 2 तो पंचभुज होंगे, 2 पंचभुज होंगे, अगर सतह की बात करिए, सतह की, तो सतह में आपको दिख रहा होगा 2 तो पंचभुज होंगे, एक नीचे दूसरा ऊपर, और सभी पांचों भुजाओं को ऊंचाइयों से जोड़ने वाले 5 आयत होंगे, जितनी भुजाएं होंगी उतनी आयत होंगे। अब इसका भी अगर आयतन निकालना है तो पंचभुज का आयतन, पंचभुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आप कर दीजिए, बन जाएगा। ऐसे अगर खडभुजी बनाना है, ठीक है, खडभुजी बनाना मतलब क्या है, जैसे कि खडभुज का अगर आकार है आपके पास, खडभुज का आकार आपके पास है, तो इसका भी उपयोग करके प्रिज्म बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, इसको इससे मिला दें, 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 और लगभग ये इससे मिल गया, तो इस प्रकार से देखिए खडभुज बन गया। अब इसमें भी अगर हम आपसे कहें सतह कितनी है, तो आप कहेंगे सर सतह तो 2 तो हमेशा 2 आपके खडभुज हो गए, 2 खडभुज हो गए, और जितनी भुजाएं हैं 6 है ना, तो 6 आयत बन गए। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमेशा प्रिज्म को लेकर घबराना नहीं है, प्रिज्म को लेकर के बस इतना सोचना है कि प्रिज्म में जितने मतलब जिस आकार का आधार ले रहे हैं उतने प्रकार के 2 फिगर होंगे, और जितनी भुजाएं हैं उतने आयत होंगे, तब प्रिज्म का निर्माण होता है। आयतन पूछता है अक्सर, तो आधार का क्षेत्रफल दे देगा और ऊंचाई दे देगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर दो, प्रिज्म का क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन निकल जाएगा। कुछ सवाल देखिए प्रिज्म से रिलेटेड मैं आपको करके देता हूं तो क्लियर होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे ना, कैसे प्रिज्म डेवलप होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये आपको अच्छे से है। जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल दिया मैंने, मेरे पास एक समकोणीय, ध्यान से देखिएगा, समकोणीय आधार वाला प्रिज्म है, ठीक है, समकोणीय आधार वाला प्रिज्म है, जिसकी लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाएं का मतलब जो समकोण बनाने वाली रेखा है, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो, ठीक है, प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। ये सवाल आपके सामने से जनरली आया, ठीक है। आपको मैंने यही चीज अभी पढ़ाया, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसको आधार बना लिया, और हमने क्या किया देखिए ध्यान से, ऐसे ही क्रिएट करिएगा, ऐसे बना, हमने क्या किया, इसको मिलाया प्रत्येक को, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये बन गया आपका एक प्रिज्म। क्या बन गया, प्रिज्म। प्रिज्म में मैंने कहा जो समकोण बनाने वाली, भाई आधार तो त्रिभुज ही है, एक लाल कलर से दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर से दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, यस। इनकी जो भुजाएं हैं, एक 15 है तो दूसरी कितनी है, 10 है, यहां से यहां तक ये 15 और 10 है, ठीक है। और जो इनकी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब दिस लेंथ जो सतहों को मिला रही है, वो 8 सेंटीमीटर है। अब आपसे जैसे आयतन पूछा है, तो आयतन का मतलब क्या होगा बताइए, आधार का क्षेत्रफल, भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे
लंब गुणे आधार, तो 15 गुणे 10 कर दीजिए, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 8 है। 2 चौके 8, 10 चौके 40, 15 गुणे 40 कर दीजिए, 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा उस प्रिज्म का आयतन। बोले सही है ना। तो इस तरह से आप प्रिज्म के आयतन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक दूसरा फिगर आपको जो समझना जरूरी है पिरामिड। ठीक है, पिरामिड को भी आप समझिए, पिरामिड कैसे डिसाइड होता है, कैसे हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। जैसे प्रिज्म आसान है ना, वैसे पिरामिड भी बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा, पिरामिड के समझने के लिए, पिरामिड को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप थोड़ा कोण समझ लीजिएगा। कोण तो जानते ही सब लोग, देखिए है कोण, हाँ ये कोण है। कोण का बेस क्या होता है, सर्कुलर। ये इसका सेंटर होता है, इसकी रेडियस होती है, हाइट होती है। हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं बताइए। आयतन निकालना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू क्या करते हैं h, ये होता है आयतन। एक बात आपने तराजू देखा हो ना, तराजू ये वाली नहीं जो वेइंग मशीन चलती है इलेक्ट्रॉनिक, जो ऐसे पकड़ करके दो, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे तो कंधे पे रखे थे, पालकी बनाए थे ना, इधर भी और उधर भी बैलेंस किए होंगे, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे इसको। ध्रुव बनता था, एक्सेस बनता था, एक्सेल उसकी लेंथ इसकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो तराजू के जो पलड़े होते हैं, जो इधर और उधर रहते हैं, दोनों सेम वेट के होते हैं और सेम शेप के होते हैं, और सेम उसको रस्सियों से ऐसे जोड़ा जाता है, यहाँ पर पॉइंट कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा। जब हमको वही सेम, वही है पिरामिड और कुछ नहीं है। बस वो जो बेस है वो हो सकता है त्रिभुज के आकार का हो सकता है आयत के आकार का हो सकता है वो वर्ग के आकार का हो, खडभुज के आकार का हो, किसी के भी आकार का हो सकता है। उसी तरह से पिरामिड डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर त्रिभुज के आधार का इसका बेस है, त्रिभुज भी कैसा हो सकता है, समकोणीय हो सकता है, समबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां वो पॉइंट रख दिया, पॉइंट को इससे मिलाया, पॉइंट को इससे मिलाया, पॉइंट को इससे मिलाया, मिला दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया बताइए, ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार पिरामिड बना, ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड है। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। अब अगर ट्रायंगुलर पिरामिड बना तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सब लोग समझिएगा। जैसे हमने कहा कि अपना, जैसे आप लोग जहां बैठे हैं वहीं नीचे देखिएगा, एक त्रिभुज बनाइए। अब आप क्या किए, त्रिभुज की इस दीवार को ऐसे सीधा मत उठाइएगा, ऐसे उठाइएगा, ये ऐसे मिला दिया ना मैंने, ले जाके यहाँ पॉइंट कर दिए, पंखे पर जहां लगा पॉइंट, ऐसे मतलब ऐसे उठाते काटते चले आ रहे थे, मतलब ऐसे नहीं सीधा सीधा उठा रहे थे, काटते चले आ रहे थे, वहीं ले जाके ऐसे दूसरा मिला दिया, ऐसे तीसरा मिला दिया। तो पहली चीज तो हमें जो समझ में आया कि अगर ये त्रिभुजाकार पिरामिड है तो इसमें कितने सतह टोटल बन रहे हैं, इसको बहुत क्लियर समझिएगा आप सभी लोग, क्या इसमें क्रिएट हो रहा है इसको आप एकदम स्पष्ट। जैसे उसका जो बेस है, बेस तो त्रिभुज था, तो स्पष्ट है बेस क्या था, त्रिभुज था। लेकिन जो दीवारें बनी ना, वो दीवारें भी 3 बनी और 3 की तीनों त्रिभुज हैं। 3 की तीनों क्या, ऊपर कोई जैसे ऐसे छत तो रखा नहीं जाता है, शंकु में भी सेम कॉन्सेप्ट होता था। तो यहां पर अगर हम बात सतह की करेंगे तो सतह में 4 त्रिभुज बनकर आएंगे, 4 त्रिभुज बनकर आएंगे, समझिएगा 4 त्रिभुज। लेकिन जो बेस होगा वो त्रिभुज अलग बनेगा, वो इसके आधार पर बनेगा, ये सिस्टम होगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपने हाइट कितनी ली, हाइट ए लिया है उसके आधार पर इस त्रिभुज का निर्माण होगा, इस त्रिभुज का निर्माण होगा, और जो एक उस त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा वो त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 3 तो त्रिभुज ऐसे बन गए दीवालों की मदद से, एक बेस हो गया आपका, तो 4 त्रिभुज बनकर आए। हमसे जब आयतन पूछेगा तो आयतन के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, लिखेंगे 1/3, देखिए गुणे आधार का क्षेत्रफल, जो आधार का क्षेत्रफल है भाई, आधार का क्षेत्रफल क्या था पाई r स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे, ये हो जाएगा पिरामिड का आयतन। करेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये जो त्रिभुज था, अगर इसकी सभी भुजाएं, अगर ये समबाहु त्रिभुज था मान लीजिए, सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर थी, 6 6 6 ये सभी, और इसका जो हाइट थी, ये हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर था, और मुझसे कहता कि इसका आयतन बताओ, तो हम कहते कि 1/3 क्या आधार का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a वर्ग, a मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग गुणे हाइट, हाइट का मतलब क्या है 10 है, समझ रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर देखिए अपने आप आ जाएगा। कैसे करेंगे, 3 से इसको काटिए, देखिए 36 से 12 हो गया, ठीक है, 4 3 12 हो गया, 10 3 30, 30√3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये उस पिरामिड का आयतन आ गया जो त्रिभुजाकार आधार पर था। ऐसे ही देखिए अगर हम वर्गाकार बना लें, जैसे हमने वर्ग का आधार ले लिया, ये वर्ग का आधार ले लीजिए। अब ऐसे उठाए, अगर दीवारें आएंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, तो यहाँ तो आधार तो अगर जैसे हमने देखिए बनाया, पहले बना के दिखाता हूँ आपको, ये बना, ये हमारा पिरामिड बना वर्गाकार, ठीक है।
जो वर्गाकार पिरामिड है, वर्गाकार पिरामिड है। अगर ये वर्गाकार पिरामिड है तो अगर हम सतह की बात करें, सतह, तो सतह में एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है, और जितनी भुजाएं उतने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं। एक वर्ग है, 4 त्रिभुज हैं, ये बन गया वर्गाकार पिरामिड। समझ रहे हैं, सतह एक है मतलब एक वर्ग है और 4 त्रिभुज हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो आयताकार बना सकते हैं, मतलब जो जिस तरह से कहेगा उस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। पेंटागन अगर एक ले लिया आपने, देखिएगा, ठीक है, पेंटागन। आधार आपको अपने सोचना है कि आधार क्या हो सकता है, ठीक है, आधार आपको सोचना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ठीक, इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, ठीक, इससे मिला दिया, सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, इससे मिला दिया और इससे मिला दिया, ठीक है, ये बन गया पिरामिड। आई बात समझ। ऐसे खडभुज का बना सकते हैं, ऐसे किसी का भी बना सकते हैं। आयतन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार जैसा है, मान लीजिए वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए वर्ग था, इसकी सभी भुजाएं 12 थी, 12 थी, 12 थी, 12, और जो हाइट बनकर आई मान लीजिए 10 थी, और मुझसे अगर कहता कि इसका आयतन बताइए क्या होगा, तो आयतन के लिए हम क्या करते पता है, 1/3, आधार मतलब वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल 12 गुणे 12, ठीक है, भुजा का वर्ग होता है, गुणे हाइट 10 कर दिया, 3 चौके 12 होता है, 10 चौके 40, 12 चौके 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसके आयतन की बात करनी होती है, पिरामिड की बात करनी होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने अपने स्तर पर इसको कवर किया। किसी भी प्रकार के डाउट कंफ्यूजन के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात अब आपको अब मैं अगली क्लास में करूंगा, और कुछ भी रहे तो आप प्लीज कमेंट करना। बाकी धन्यवाद सभी को, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।